केंद्र उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद से। आज संघ ने मुझे आदेश दिया है कि मैं संघ के बारे में जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो बताएं। समर संघ एक ऐसा संघ है जो कि बहुत पुराना कहा जाता है, बहुत पुरातन कहा जाता है। आज ये इतने दिन से चलकर जो कि बी द पीपल के नाम से जो कार्यवाही शुरू हुई थी वो आज समर संघ की ऊंचाइयों तक पहुंचा है। कहते हैं, कहे कबीर जोर से सबको लियो बुलाए। कहे कबीर जोर से सबको लियो बुलाए। जब जब जुड़े समर ये समर संघ कहलाए। ऐसे संघ में आज कार्य चालू हो गए हैं। शुरू 5 मई 2021 को एक छोटी सी मीटिंग, इसमें 12 साथी जो हैं जुड़े थे। 12 साथियों ने जुड़कर एक मुहिम चलाई थी जो आज पूरे देश में पुनः शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि 12 मई को ही ये कार्य हुआ था। इसमें कई साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपने बचपन से प्रयास कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए जहां वो एक साथ बैठ पाए, एक साथ रह पाए, एक साथ बोल पाए, एक साथ खा पाए और समानता का अधिकार मिल पाए। समर संघ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि समता का आधार रखता है, समानता रखता है, बंधुता भी रखता है और लोगों को समान अधिकार देता है। ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसकी जो शुरुआत ही हुई थी वी के नाम से। इसका लोगो भी वी है, जो WE। वी का मतलब ही होता है हम। आई का मतलब मैं होता है, लेकिन वी का मतलब होता है वो हम होता है। और हम का कोई विशाल इतना होता है कि इसका कोई आकलन ही नहीं कर पाया आज तक। जैसे संविधान विशाल है, वैसे ही समर संघ जो है वो विशाल है। कब तक बढ़ता रहा, कब से बढ़ रहा है और कब से कब तक बढ़ेगा, इसका कोई पता नहीं। कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक पहुंचेगा, किन किन लोगों ने इस संघ से लाभ लिए, इसका ना तो कोई पता कर पाएगा, ना अभी तक किसी ने पता कर पाया है। क्योंकि संघ से जिसने सीखा और संघ को जिसने अडॉप्ट किया, संघ को जिसने पकड़ा, वो चाहे कोई भी देश हो, उसमें उसका ही एक राज होता है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो और चाहे वो भारत देश के संघ हो, वो जब जब आगे बढ़े हैं, जब जब लोगों ने पकड़ा है संघ का तरीका, उन्हें लाभ मिला है, उनके बच्चों को लाभ मिला है, उनके पूर्वजों को भी लाभ मिला है। हमारा भी जब ये समर संघ आज से 2-3 हजार साल पहले जब चल रहा था, लोग इसमें काम कर रहे थे, तो उसका लाभ मिला था। आज संघ फिर से शुरू हुआ है, हमें लाभ मिल रहा है, हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा, आगे चल के उनके बच्चों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें अभी लेकिन लगा हुआ है, क्योंकि हमें एक साथ, एकजुट, एक जगह मिलकर काम करना पड़ेगा, हंसते हुए काम करना पड़ेगा, ताकत से काम करना पड़ेगा और एक दूसरे की बात सुनते हुए काम करना पड़ेगा। तब जाके इसका लाभ मिलेगा। काम करेंगे
तो लाभ मिलता है, ये हर जगह है। ऐसे ही अगर जुड़ेंगे तो जीत निश्चित है, ये भी लिखा हुआ है, सबने लिखा हुआ है। चाहे वो कोई भी महासमण हो, चाहे वो कोई भी हमारे दार्शनिक रहे हों, चाहे हमारे कोई भी महापुरुष रहे हों, उन सबने ये चीज लिख के दी है कि जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। ये शब्द ही एक ऐसा है, जुड़ो मतलब आ जाओ। कण जुड़ेगा तो अणु में बन जाएगा, अणु जुड़ेगा तो परमाणु में बन जाएगा। और परमाणु जब फटता है तो क्या होता है, ये सभी जानते हैं, ये सब पहचानते भी हैं। तो हमें अणु से परमाणु बनना ही पड़ेगा। और अभी तक देख भी रहे हैं कि सिस्टम जब से चला है तब से कुछ ना कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमारा पड़ोसी नहीं बात करता था, संघ में आया, हमारा पड़ोसी बात करने लगा। हमारे रिश्तेदार बात नहीं करते थे, रिश्तेदार जब से जुड़ गए तो रिश्तेदार हमसे बात करने लगे। ये भी एक लाभ है। हमारे मित्र हमसे दूर रहते थे, जब से मित्र संघ में आ गए, जुड़ गए, खड़े हो गए आके, वो भी बात करने लगे। मतलब मधुरता का एक साधन शुरू हो गया है संघ में आते ही। कोई अगर ये कहे कि लाभ नहीं मिल रहा है तो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे रिश्ते सुधर गए हैं संघ में आके जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा हुआ है, लोगों ने बताया भी है, लोगों ने दिखाया भी है, और इसके रिजल्ट और परिणाम भी सामने आए हैं। विवाह भी हुए हैं लोगों के, कई ऐसी जिसे हम नहीं जानते थे उनसे मुलाकात हुई है। जिस जगह हम कभी जा नहीं सकते थे उस जगह हम सब गए हैं। तो हर पग पे लाभ ही है। आप विचार करके देखिए, तो संघ में आते ही आपको इतने लोग मिल जाते हैं, ये भी एक लाभ है। आप लोगों से बात करने लगे, ये भी एक लाभ है। आप जुड़ने लगे, लोगों को जोड़ने लगे, आपकी इच्छा जागृत होने लगी, आप कई दोष भावनाओं से दूर हो जाते हैं। आप किसी से झगड़े की बात नहीं करते हैं, क्योंकि संघ में जैसे ही आते हैं समता का विचार अंदर उत्पन्न हो जाता है। और समता का विचार आते ही आप अच्छी बात करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप अच्छी भावना अंदर से आ जाएगी आप। इसलिए ये भी एक लाभ है। अगर संघ के लाभ गिनाने बैठ जाए तो पूरी मीटिंग खत्म हो जाएगी, लाभ गिना नहीं पाएंगे। इतने संघ के लाभ हैं, लोग पा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, जो पहले और संघ जुड़े हुए उनको मिल रहे हैं। अभी छोटे छोटे लाभ मिल रहे हैं, फिर बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। जब जितना ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे उतने ही ज्यादा लाभ मिलते जाएंगे। आज हमने देखो पीछे बैकग्राउंड भी इसीलिए लगाया है कि जुड़ो और जोड़ो, जुड़ेंगे जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे। इसीलिए लगाया है कि हमें जुड़ने की बात ज्यादा करनी चाहिए। कैसे जुड़ें ये बताना चाहिए, कहाँ कहाँ जुड़ें ये बताना चाहिए। जो आज हमारी जो मीटिंग 5/5/2021 को जो जूम पोर्टल लगी थी, आज जमीनी स्तर पे हजारों की संख्या में लगी। आज अगर मोबाइल उठा के देखें, आज की मीटिंग कम से कम 50-60 जगह मीटिंग लगी हुई है। बहुत से सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो कि वीडियो अभी तक शेयर नहीं कर पाए हैं, जो भी फोटो डाल नहीं पाए हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं एक दूसरे से मिले हैं। मतलब संघियों की संख्या बढ़ रही है, मतलब संघ बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, परिवार आगे जा रहा है, परिवार के लोग काम कर रहे हैं। परिवार जो है जैसे ही बढ़ता है तो लाभ शुरू हो जाता है। तो वही लाभ हमने आपको बताया कि हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं। 5 मई 2021 को 12 लोग जुड़े थे, आज 12 लाख हो गए। 12 लाख से भी एक आकलन बता रहे हैं, इससे भी अधिक लोग
क्योंकि हमारे जिले जिले में 5,000 लोग जुड़े हुए। वो कैसे जुड़े हुए हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं, जिसके घर पे जाते हैं उसके यहाँ वो संघ की बात करता है। कई परिवारों में ऐसा देखा है कि जिसके परिवार में घुसे गए और सर, वो तुरंत कहता है आइए सर संगम नमामि। भले ही वो आपस में संगम नमामि ना करता हो, लेकिन वो जैसे संघियों को देखता है तुरंत इस संगम नमामि से जवाब देता है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास संघ पहुंच रहा है वो जुड़ रहा है। जो वहां पे बताया जा रहा है तो वो संघ में आ रहा है। भले ही वो एक्टिव ना हो, भले ही वो एक दिन काम करता हो, महीने के 4 दिन काम करता हो, या 4 इतवार को ही काम करता हो, लेकिन वो काम कर रहा है, मतलब काम बढ़ रहा है। जब 3 साल पहले 12 लोग थे, आज इतने लोग हो गए हैं, तो मुझे ये एहसास ही नहीं, पूरा यकीन है कि हमारे अगली साल 12 करोड़ लोग संघ में शामिल हो जाएंगे और संघ एक परमाणु बन जाएगा तब तक। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। जिस गति से हम काम कर रहे हैं उसकी गति और बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो हमारे संगी हैं उनकी मन की ललक संघ को बढ़ाने की, उनके दिल के अंदर जो जज्बा है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, इसलिए बढ़ जाएगा। इसलिए उम्मीद नहीं, यकीन से बात करता हूँ कि ये संघ एक दिन बहुत बड़ी ताकत बनेगा, और ये संघ ही देश की आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर काम करेगा। अभी मैंने जैसे ही जुड़ा तो हमने बोला अपना नाम, समर अतेंद्र। पहले ऐसा नहीं था कि हम समर लगाते हूँ, मुझे समर समर शब्द पता भी नहीं था कि समर होता क्या है। एक दिन ऐसे ही बात आई तो शब्द आया समर, कि ये इसका नाम, जो नाम रखने की बात आई कि इसको क्या कहा जाए, तो नाम आ गया सामने कि समर। पहले ये समर संघ था, उसको क्यों नहीं जीवित किया जा रहा है। भाई संघ वी द पीपल के नाम से जुड़ रहे थे, वी द पीपल भी एक संघ तरीके से काम कर रहा था। तो आगे जब नाम आ गया कि समर, तो समर शब्द समझ में नहीं आया। एक लोगों को समझ में आया होगा, फिर बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर कोई भी बात है, अगर कोई शब्द दे देता है तो शब्द संघ का हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है कि ये शब्द कौन लेके आए, उसकी बात नहीं की जाती है। क्योंकि सब समानता का अधिकार है, सबको समान रहना चाहिए। इसलिए कोई भी आगे पीछे नहीं करता है। सिर्फ ये हो गया कि ये सब चीज आई वो संघ हो गई, ये नियम आया, कौन लाया, वो बात खत्म। लेकिन जैसे नियम पास हुआ हाउस में, वो संघ का हो गया, वो संघ का सिस्टम पे आ गया, ये रहता है। तो जब ये शब्द समझ आया तो सच ये बात है कि जैसे ही मैंने सुना, क्या बकवास लेके आ गए, ये कोई बात है, ये तो समझ कहा जाता था इसको। लेकिन नहीं, कहा नहीं, इसको आप खोजो, इसको आप समझो, इसको आप जानो। अगर हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुद इसको खोजो। शुरू हुए लोग खोजने के लिए, इस समर शब्द की व्याख्या को जानने के लिए। हमने वो शुरू किया, कई किताबें पढ़ी। इस चक्कर में 3-4 महीने, जब 3 महीने किताबें पढ़ी, 2.5 महीने 3 महीने किताब जब पढ़ी, कई किताबें पढ़ी, तो एक किताब प्राप्त हुई, इंडिका। एक छोटी सी पहले एक क्लिप मिली थी कहीं से कि समर इंडिका में कहा जाता है। तो फिर इंडिका जो है वो मंगाई, क्योंकि इसका रूपांतर अंग्रेजी में था, तो हिंदी वाली मंगाई। पहले अंग्रेजी वाली आई, फिर हिंदी वाली मंगाई। हिंदी में जब पढ़ा उसको पूरा, तब समझ में आया कि वाकई में जो हमारे पूर्वज थे वो तो समण ही थे, उनको समण बाकायदा कहते थे। फिर एक बार एक बुद्ध विहार में विदेशी लोग मिले और ऐसे ही बात कर रहे थे, तो
हमने उनसे पूछा, काफी बुजुर्ग थे, 80-90 साल के थे। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ के लोगों को पहले समरस कहा जाता था, समरस। तो हमने कहा, जब ये बंदा खुद कह रहा है बिना बताए कि ये समरस कहा जाता है, इसके मतलब ये सब समर्थ है। फिर किताब को विस्तृत तरीके से पढ़ा, तो उसमें आया कि पहले जो लोग थे वो 7 प्रकार के लोग कहे जाते थे। आज हम आपको समर के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो आज का चैप्टर है कर्मचारी के बारे में, फिर कर्मचारी के बारे में बताएंगे। अभी 10 मिनट में हम आपको इस चीज के बारे में बता देते हैं। इस समर, तो समझ में नहीं आया कि ये क्यों कहा गया। जब इंडिका को पढ़ा, समझा, अपने शब्दों में पढ़ा कि क्या है। किताब अगर कोई पढ़े आप, लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे, दो तरीके होते हैं, एक विपरीत दिशा, एक सार्थक दिशा, अपनी तरफ दिशा। अगर अपनी दिशा से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से सोच पढ़ेंगे, संघ की दिशा से सोच के पढ़ेंगे कोई शब्द, तो वो उसका अर्थ एकदम परिवर्तित हो जाता है। तो जब उसको पढ़ा, तो उसमें कहा गया है, क्योंकि मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, बाद में कुलदीप कुमार सर ने उसको हिंदी में रूपांतरण किया था। मैंने वही पढ़ी है, और भी पढ़ी है, कई एक पढ़ी है मैंने, कॉलमैक की भी पढ़ी है। तो उसमें था कि पहले लोग जो भारत में रहने वाले थे, वो काम के आधार पर रहते थे। जैसे उस काम के आधार पर क्या था उस समय, 7 प्रकार के काम होते थे। लोगों को जानना, लोगों की व्यवस्थाओं को देखना, जगह जगह की खोज करना, जगह जगह का पता करना कि पानी किस प्रकार से है, नदियां कैसी हैं, नदियों का बहाव कैसे होगा, नदियां किस तरफ से बहती हैं, या नदी उल्टी क्यों नहीं बहती है, पानी की बरसात कैसे होगी। ये सारी चीजें जब ज्ञान किया जाता था, तो उन लोगों को नाम क्या दिया गया था, उन लोगों का नाम दिया गया था दार्शनिक। क्योंकि वो जगह जगह जाया करते थे और जगह जगह की सारी चीजों की जानकारी अपने राज्य में दिया करते थे। तो उन्हें इसीलिए दार्शनिक कहा गया था कि वो दर्शन शास्त्र के पूरे विज्ञान तरीके से रहते थे। तो वो एक पहले व्यक्ति माने जाते थे, क्योंकि उनको ज्ञान, उनके पास ज्ञान था। ये समर्थ थे, इनको भी समर्थ ही कहा गया था। ये दार्शनिक लोग जो कहे जाते थे, क्योंकि कुछ जो समर्थ थे वो भी 7 प्रकार थे, जो आज भी हैं, कि कुछ ज्ञान ज्यादा रखते हैं, उन्हें जानकारी भी आती है, वो पढ़ते ज्यादा है, इसलिए उन्हें ज्ञान की ज्यादा जानकारी होती है। तो उन्हें दार्शनिक कहा गया। फिर दूसरे मात्रा में जब आते थे, तो जो खेती करते थे लोग, जो अन्न दिया करते थे, जो, क्योंकि सबसे बड़ी भूख होती है वो पेट की भूख होती है। अभी आपने देखा होगा कि 2 बच्चे 3 महीने तक एक कमरे में बंद रह गए थे, तो उन्होंने खाने के लिए सोफा, बेड का, और जितने भी जो चीजें उन्हें, मिट्टी, ईंटा, पत्थर जो मिला, सब खाया, क्योंकि ये पेट की भूख थी। तो पेट की भूख मिटाने के लिए कृषक ने, जो किसान था, जो आज भी हमारी भूख कौन मिटाता है, किसान। किसान जो लाता है, देता है हमको, उससे हमारी पेट की भूख मिटती है। तो उसको किसान कहा गया, मतलब कृषक। पहले कृषक कहते थे, किसान बाद में शब्द आया है, पहले कृषक। एक नियम था, जो भी राजा जो थे वहां पे, वो राज्य किया करते थे, उनके साथ जो युद्ध हुआ करते थे, वो कभी किसान को हानि नहीं पहुंचाते थे। भले ही खेती के बगल में फील्ड में लड़ाई हो रही होती है, लेकिन किसान के पास कोई नहीं आता था, क्योंकि किसान दूसरी श्रेणी का व्यक्ति माना जाता था, कि वो हम लोगों को अन्न देता है, अन्नदाता होता है, इसलिए उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता था। उसके अगर घोड़े भी दौड़ रहे होते, तो उसे किसान के खेत में जाता था, नहीं आता था। कोई भी युद्ध के दौरान अगर किसान वहां पे काम कर रहा है, तो उसको हानि की कोई डर नहीं होता था, वो अपना काम करता रहता था। ये भारत की एक पहचान थी। इस समता, जो इस कहते हैं समता का सम, जो सम शब्द आया है, जो विषम अलग हो गया है, सम जो समता रहते थे, वो एक इस तरीके की पहचान थी। तो वो कृषक कहे जाते थे। एक वर्ग था जो कि गाय, भैंस, बकरी, या जो भी जानवर थे,
जो कि दूध वगैरह दिया करते थे, या हम लोगों के भोजन की व्यवस्था एक तरीके से होती थी, वो चरागाहे कहलाते थे। चरवाहे मतलब कि वो एक उनका एक नाम और भी था, जासूस। उनको जासूस की संज्ञा भी दी जाती थी, क्योंकि चरवाहे जब जाते थे और उधर से कोई युद्ध की टुकड़ी आ रही है, तो बिगुल बजाकर अपनी राज्य को बताता था पहले कि हाँ, उधर से कुछ योद्धा या कोई चीज आ रही है, कोई युद्ध करने आ रहा है। लेकिन चरवाहे से कोई भी नहीं बोलता था, कोई सैनिक नहीं बोलता था, क्योंकि सभी राज्यों में ऐसा होता था। वो चरवाहे कहे जाते थे। ये तीसरी श्रेणी में कहे जाते थे। उसके बाद जो औजार बनाते थे, जो तलवार बनाते थे, जो हमारे चलने के लिए बैलगाड़ी बनाते थे, जो हमारी आ, रक्षा करने के लिए कवच बनाते थे, उनको कारीगर, आज भी इंजीनियर्स जो है या काम करने वाला है, जो नए नए औजारों का निर्माण करने वाला है, आज वो इंजीनियर कहा जाता है। कि पहले इसको कारीगर का नाम दिया गया था। ये भी समता के साथ, समझ के साथ ये रहते थे सारी चीजें। तो ये कारीगर चौथी श्रेणी में डाले गए थे। अब आते थे कि राज्य की रक्षा कौन करेगा। राज्य की जो रक्षा करते थे वो भी समण ही थे, क्योंकि समणों का ही राज्य था हर जगह। वो उस समय बमण की व्यवस्था बहुत कम थी, बहुत कम बमण आए हुए थे। तो वो राज्य की रक्षा करने के लिए जो सैनिक दल होता था, जो योद्धा कहे जाते थे या सैनिक कहे जाते थे, दोनों नाम थे उस समय। उस समय ये नहीं कि एक ही नाम हो, दोनों योद्धा भी कहते थे और सैनिक भी कहते थे। उनके भी नियम होते थे, नियम तरीके से वो रहते थे। उनको भी, जैसे आज की डेट में हमें भोजन पोषण के लिए जो कर्मचारी हैं, जो सैनिक कर्मचारी हैं, उनको भत्ता प्राप्त होता था, ऐसे उस समय भी व्यवस्था थी जब समर्थ थे। इसके बाद छठी स्थिति में आते थे कि निरीक्षक, या आप कहें कि प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले। आज की डेट में प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, वो निरीक्षक ही होते हैं। चाहे मुख्य अधिकारी हों या जिले स्तर के अधिकारी हों, वो निरीक्षक ही उस समय थे। हर राज्य में निरीक्षक रहते थे। वो उनको छठी श्रेणी में लाया गया था। एक लास्ट श्रेणी जो दी गई थी, जो सातवीं श्रेणी, जिसे पंच अथवा पंच अथवा पार्षद कहते थे। गांव में पहले जो बढ़ते थे पंच, उससे पहले की बात कर रहे हैं। जो गांव में पंच बढ़ते थे उससे पहले आप जाएं, तो जो पार्षद हुआ करते थे, राज्य में भी पार्षद हुआ करते थे, उनकी श्रेणी सबसे अंत में रखी गई थी। जैसे आप विदेशों में देखेंगे कि जो विधायक और सांसद जो होते हैं, उनकी श्रेणी आज भी वहां पे अंत में ही रहती है। भारत देश में क्या हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर, और जो शासन व्यवस्था जो है, जो नेता व्यवस्था है, वो हावी हो गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने SC ST OBC जो समण है, उनको एक व्यवस्था दी थी। व्यवस्था उन्होंने क्या दी थी कि हम लोगों को एक आरक्षण की व्यवस्था दे दी थी कि आप सभी जाकर उच्च अधिकारी और अधिकारी पद पे पहुंच जाएं, जिससे कि आप प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल लें। और अगर प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से संभाला जाता है, तो जो शासनिक व्यवस्था होती है, जो लोग शासन चलाते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। लेकिन हुआ उल्टा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया, क्योंकि उन लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से और सही तरीके से नहीं चला पाए। इसकी वजह से ये समस्या हुई। हम आज वहीं पे पहुंच रहे हैं, कर्मचारी के पास। ये जो हमने सात जो बताया, ये जो समण जो पहले थे, तो समणों का राज्य कहा जाता था, समणों का देश कहा जाता था। वो जब वो ये समण थे, जब दार्शनिक थे, कृषि थे, चरागाय थे, कारीगर थे, योद्धा थे, जासूस थे, पंच या पार्षद थे, ये उस समय की बात है जब हमारा खुद का राज होता था। जब पूरी व्यवस्था, चाहे वो राजा होती थी, प्रजा होती थी, एक साथ बैठते थे। ये उस समय की बात है। आज जस्ट उल्टा हो गया।
बदल गया है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हिल गई है, बिगड़ गई है। बाबा साहब ने इस पे एक चीज और दी थी, 4D। शायद जिसने पढ़ा हो, जिसने समझा हो, उसे पता है कि बाबा साहब ने एक 4D अंत में ये बता दी थी कि 4D। 4D मतलब दलित, डिग्निटी, और तीसरा इसे नव्यान कहते थे, और डेमोक्रेसी। चार चीजें थी उसके अंदर। दलित का मतलब ये नहीं था कि निचला हिस्सा या नीचे हिस्सा या हम गिरे हुए हैं। दलित का मतलब उन्होंने उस समय से लगाया था जब समर व्यवस्था थी, दल में रहते थे लोग, एक साथ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि पहला डिग्निटी अगर आप ले लें, पहला अगर डी लेंगे, तो आप इकट्ठे होके आए, एक साथ आए, दल में आए, दल में रहें, पूरा देश दल में हो जाए और एक साथ इकट्ठा होके आ जाए। उन्होंने ये व्यवस्था दी थी। लेकिन हमारे जो चुने हुए संगठित नेताओं ने उसको दलित शब्द दे दिया, जबकि उन्होंने दलित का मतलब ये नहीं दिया था। डिग्निटी का मतलब होता है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका पहला डी अगर कामयाब हो जाएगा, तो आप किसी भी पार्षद या प्रधान के पैर नहीं छू पाएंगे, उल्टा आपके पैर छूएगा, उल्टा आपसे वो सारी चीजें मांगेगा। वो इसलिए उन्होंने सेकंड डी दिया था। और तीसरा उन्होंने दिया दिया था नवयान, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, उसी तरीके से उन्होंने दिया था नवयान। मतलब भारत की जो भी आज आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्थिति हो, या उन्होंने पहले ही इस चीज को बता के गए थे कि ये व्यवस्था किस तरीके से आगे तक चलेगी। इस व्यवस्था में जैसे हमें कारखाने लगाना है, तो उन्होंने हर चीज का पॉइंट पहले दिया है कि कारखाने आप कैसे लगा सकते हैं। वो नवयान के अंतर्गत किया आता है पूरा। अर्थात अगला था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपकी कब होगी? जब आप समण होंगे, जब आप इकट्ठे होंगे, जब आप एक साथ होंगे, जब एक आप बंधकर एक साथ काम करेंगे, तब आपकी डेमोक्रेसी आपके हाथ में आती है। इसीलिए संघ ने कहा है कि मुझे 8वां नियम दिया है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपकी पहला डी मतलब आप दल में इकट्ठे हो जाएंगे, तो समर संघ में इकट्ठे हो जाएंगे, और आप अपनी पावर को पहचानेंगे सेकंड डी में, और थर्ड डी में अगर आप जो नवयान भारत का है उस पर चढ़ जाएंगे, तो डेमोक्रेसी आपके कदमों के नीचे खुद ही खुद आ जाएगी। डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी, आपकी आर्थिक व्यवस्था भी आपके पास आ जाएगी, आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था भी आपकी होगी। लेकिन आपको इसके लिए जुड़ना होगा, इकट्ठा होना होगा, एक साथ आना होगा। यही, क्योंकि आज कर्मचारियों का दिन है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए 10 मिनट। हमारे कर्मचारियों में क्या है? कर्मचारियों के जितने भी विभाग हैं, हर विभाग में कम से कम एक विभाग में 20 संगठन बन गए हैं। जो, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, तो अधिकारियों का संगठन, कर्मचारी है, कर्मचारी का संगठन, अवर अभियंता है, अभियंताओं का संगठन, क्लर्क है, क्लर्कों का संगठन, फोर्थ क्लास है, क्लास का संगठन, सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी का संगठन। आखिर जब नियमावली एक दी गई है, सबकी नियमावली हर विभाग की अलग अलग अपनी है, लेकिन अपॉइंटमेंट का या उसका सबका नियमावली तो एक ही है। जब नियमावली एक हमें बाबा साहब ने दी, तो उन्होंने संगठन अलग बनाने के लिए थोड़ी कहा था। आज अगर देखा जाए सरकारी कर्मचारियों के संगठन, तो लाखों संगठन हो गए। ऐसे संगठन जो कहते नहीं कुकुरमुत्ते जैसे हो गए, जहां देखो संगठन, वहां देखो संगठन, ये संगठन, उनका संगठन। ऐसे स्थिति खराब क्यों हुई विभाग में सबकी? आज कर्मचारियों को ना पेंशन है। क्यों पेंशन नहीं है? क्योंकि संगठन की भरमार है। अब होता क्या है, आप कहेंगे कि आप संगठन संगठन चिल्ला रहे हो। एक संगठन प्रशासन से जाके बात करता है ऊपर
कि साहब पेंशन मिलनी चाहिए। दबाव बनाया गया, सरकार तैयार हो गई कि ठीक है मैं आपको पेंशन दे दूंगा। उसके बाद दो संगठन गए, उन्होंने कहा साहब ऐसा नहीं होगा, मुझे लीजिए, मेरा भी नाम, मेरा नाम डालिए इसमें कि मेरे नाम के आधार पर ये पेंशन व्यवस्था लागू हुई। क्या हुआ, सरकार जान गई कि ये दो टुकड़े अलग हैं। उन्होंने कहा ये लो टुकड़ा और लड़ो जाके। अब उनको कि तुम्हारे नाम से निकालें या तुम्हारे नाम से निकालें, बस साला किसी के नाम से नहीं निकलता। पेंशन खत्म कर दी। ये संगठनों की देन है बाकायदा। संगठन के पदाधिकारी हम भी रह चुके हैं, लेकिन हमने ये अंदर जाके ये चीज देखी है और समझी है और जाना है कि वाकई में ये चीज है। वेतन आज कम हो गया है, कर्मचारी का वेतन कम हो गया है। इसका 6600 स्केल लगना था, वो आज 4800 में जी रहा है। इसका 2000 होना था, वो आज 1900 ग्रेड पे में जी रहा है। तो सबके वेतन जो है वो कम कर दिए गए हैं। संगठन की देन है। उन्होंने ही ऐसा काम कराया है, क्योंकि एक जाता है लेने और एक जाता है लात मारने। वही हिसाब है कि मुझे नहीं मिला पानी तो मैं ढलका दूंगा, बहा बहा घूमेगा। तो वही स्थिति चल रही है। इसीलिए संगठन जितने भी प्रयास कर रहे हैं, अगर ये संगठन भी इकट्ठा होकर प्रयास करें, सिर्फ एक दिन के लिए इकट्ठा हो जाएं, तो पेंशन तो 2 मिनट में सबको मिल जाएगी। लेकिन हमें इकट्ठा होना ही नहीं है, हमें एक साथ आना ही नहीं है, तो हमें मतलब पेंशन चाहिए ही नहीं। जब आपको चाहिए ही नहीं है तो क्यों सरकार आपको पेंशन दे। अगला, काम की अधिकता दे दी गई है। हर कर्मचारी के पास कम से कम 10-10 सीटों का काम रहता है, वो मरा जा रहा है। पहले अगर संविधान में देखा जाए तो 8 घंटे का काम है, लेकिन काम कितना कराया जाता है, 16 घंटे। ये क्यों? क्योंकि कर्मचारी इकट्ठे नहीं है, अधिकारी कर्मचारी एक साथ नहीं है, उसमें टुकड़े बटे हुए हैं। इस कारण से हमको 8 घंटे का काम 10 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे करना पड़ रहा है। कोई अपना परिवार नहीं देख पा रहा है, कोई कुछ किसी से परेशानी है, कोई किसी से परेशानी है, छुट्टी तक नहीं मिल रही लोगों को। अब तो स्थिति कर्मचारियों की ये आ गई है कि प्रत्येक रविवार को उनको बुलाया जाता है, ऊपर से आदेश आता है और सबको काम करना पड़ रहा है। रविवार को भी, तब रविवार की छुट्टी खत्म, सेकंड सैटरडे छुट्टी खत्म। प्रमोशन की तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। हमारे साथी हैं कई एक, जुड़े होंगे, उनके प्रमोशन रुके पड़े हुए हैं, उनके प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि संगठनों की भरमार है। और जब तक ये संगठन संघ नहीं बनेंगे, ना पेंशन मिलेगी, ना वेतन मिल पाएगा, ना ये पद ले पाएंगे, ना इनके प्रमोशन हो पाएगा। संघ बनना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। आप एक साथ 2 दिन के लिए आ जाइए, आप सारी चीजें ले जाएंगे। जितने भी कर्मचारी हैं सब इकट्ठे हो जाएं एक साथ में, देखिए आपको सब मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एकजुट आना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत प्रयास लोग करते हैं, एक दो लोग करते हैं। लेकिन समर्थ संघ जो प्रयास कर रहा है, जो समर्थ संघ बात कर रहा है कि आप जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें कर्मचारी भी जुड़ रहे हैं। जब आपका विवेक खुलेगा, जब आपकी बुद्धि खुल जाएगी, जब आप समझदार हो जाएंगे, समता में रहना सीख जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक से इकट्ठा हो जाएंगे। जितने संगठन हैं वो भी इकट्ठा होंगे। लेकिन इसके लिए जो हमारे संगी हैं, इनको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझेंगे, 2 बार में नहीं समझेंगे, 3 बार में नहीं समझेंगे, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और कभी अगर कहते हैं कि सर पत्थर में मारो, मालूम है कि पत्थर नहीं फूटेगा, सर फूटेगा। लेकिन इत्तेफाक से आप फिर भी मारते रहोगे तो पत्थर चटक जरूर जाएगा। अगर चटकेगा तो भाग उसके दो हो जाएंगे। तो संघ यही कहता है कि आप प्रयास तो करिए, पड़ोसी को जोड़ने का प्रयास तो करिए, अपने रिश्तेदार से बात तो करिए, अपने पत्नी से बात तो करिए, अपने बच्चों से बात तो करिए। वो ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, वो जुड़ के आएंगे। ये समस्याएं
चलती रहेंगी, लेकिन जब संघ अपनी पूरी तैयारी में आ जाएगा, पूरा सिस्टम तैयार कर लेगा, तो हमें सब मिल जाएगा। कोई हमारे पास से ऐसी चीज नहीं जो छूट जाएगी। यही मुझे आज, क्योंकि आज 9 मिनट मैंने अधिक ले लिए हैं, तो संघ से मैं माफी चाहूंगा कि मैंने 9 मिनट अधिक ले लिए हैं। तो हम मैं उतने ही देर में बात करता हूँ जितना जितनी मुझे समय दिया जाता है। समय के आधार पर हम सब जुड़ेंगे, जुड़कर ही जीतेंगे, एक साथ रहेंगे, एक जगह आएंगे, एक विशाल समर संघ इसकी सेवाएं दे रहे हैं, सेवा लेके, और सबको इसको बताएंगे, जगह जगह जाएंगे, इस प्रदेश से उस प्रदेश जाएंगे, और सबसे मिलेंगे, भाईचारे की भावना लाएंगे, समता की भावना तैयार करेंगे, तो हम जरूर कामयाब होंगे। जरूर कहते ही हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन संघ जोड़ के रहेगा, हर हाल में सबको जोड़ेगा, और संघी हमारे इतने कामयाब हैं, इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, इतने जबरदस्त तरीके से सबसे मिल रहे हैं कि गले मिल रहे हैं। हाथ से नहीं, लोग हाथ मिलाते हैं, संगी गले से गले मिलाते हैं, दिल से दिल मिलाते हैं, एक साथ ऐसे आते हैं जैसे कि बिछड़े हुए हमारे साथी कहीं छूट के आ गए हों। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि समर संघ सबको जोड़ के रख देगा, सब एक साथ आएंगे। यदि मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। मुझे आज इतना ही कहना था। संग्राम, संग्राम।